उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य के लिए 6,15,518 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने जनता के लिए तमाम योजनाओं का जिक्र भी किया है और तमाम योजनाओं की घोषणा भी की है। इस बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर सभी जिलों में उत्पादों को बढ़ावा देना, फिल्म सिटी की स्थापना करने, मुफ्त गैस कनेक्शन देना, गरीब लोगों को फ्री राशन देना और किसानों को आर्थिक सहायता देने जैसी तमाम घोषणाएं सुरेश खन्ना की तरफ से की गई है। तो यहाँ पर इस बजट से जिस तरीके से जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें थी और कहीं ना कहीं सरकार ने जो है तमाम उम्मीदों को बखूबी ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया है। तो वही बजट के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोक कल्याण के लिए ये बजट है। सीएम योगी ने कहा यूपी सरकार के 5 साल के विकास के लिए ये बजट तैयार किया गया। 25 करोड़ की जनता के लिए पेश हुआ है ये बजट, सीएम योगी ने कहा। उन्होंने कहा कि ये बजट 5 सालों के लिए विजन भी है। तो सीएम योगी ने कहा कि जनता को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया। 6,15,518 करोड़ का ये पूरा बजट है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हर वर्गों का बखूबी इस पूरे बजट में ख्याल रखा गया है। गरीब के हमारा यह बजट जब 16 में प्रदेश के अंदर बजट प्रस्तुत हुआ था वह 3 लाख करोड़ के आसपास था। 3,02,687 करोड़ रुपए का था। और इस बार जब हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं यह बजट 6,15,518 करोड़ 97 लाख का है। यानी बजट का दायरा दोगुने से ज्यादा हुआ है, जबकि विगत 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष हमारे कोविड प्रबंधन में व्यतीत हुए हैं। उत्तर प्रदेश आज भी अपना बजट के दायरे को बढ़ाने, बेहतर कोविड प्रबंधन करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, लोक कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, प्रदेश के प्रत्येक तबके के लिए, गरीबों के लिए, गांवों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए अपनी कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने और समग्र विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही एफआरबीएम की जो सीमा 4.5% तक तय की गई है, हम अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के तहत यह हमारा इस बजट के बाद भी 3.96% ही रहेगा। हम 4% से भी कम पर आज भी है। बजट का दायरा बढ़ा, प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम हुए, निवेश की नई नई संभावनाओं को हम लोगों ने नई पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये प्रदेश की कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना है। आज विधानसभा में उत्तर प्रदेश का 2022-23 का बजट प्रस्तुत हुआ है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को, अपने अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो वही बजट पेश होने के बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बजट पेश होने के बाद अखिलेश यादव जो है बरसते हुए योगी सरकार पर नजर आए। उन्होंने कहा कि निराशाजनक ये पूरा बजट रहा है। बिजली को लेकर सरकार को घेरा। यूपी में आज बेरोजगारी अपने चरम पर है। अखिलेश यादव ने कहा यूपी में रोजगार सिर्फ आंकड़ों पर ही मिला है। ये बजट दिल्ली का बजट है। एसआई की भर्ती में घोटाला हुआ, अखिलेश यादव ने कहा। और इस दरमियान उन्होंने ये भी कहा कि ये बजट नहीं बंटवारा है। तो इस दरमियान अशोक गहलोत है वो सरकार पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि जनता के हित में ये फैसला नहीं लिया गया। मदद के लिए योजना चलानी चाहिए थी, वो सरकार नहीं चला पा रही है। जो गरीब हैं, जिन्हें वादा किया था कि गेहूं भी मिलेगा, चावल भी मिलेगी, वहीं तेल भी खाने को अच्छा मिलेगा, चना भी मिलेगा। और अगर हम आंकड़े देखें, सरकार करोड़ों बता रही है कि इतने करोड़ लोगों को, गरीबों को पहुंचाया है इन्होंने अनाज। क्या ये सरकार लगातार चलाएगी कि नहीं चलाएगी?
और शायद गरीब बच्चों की इतनी दुर्दशा पढ़ाई की कभी नहीं हुई होगी जितनी 5 साल में हुई है। और इस बजट में भी नहीं लगता है कि बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो पाएगी। प्राइमरी एजुकेशन को बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो ज्यादातर बच्चे पिछड़े वर्ग के हैं, दलित समाज के हैं, सबसे समाज के गरीब बच्चे हैं। उनके पास ड्रेस अभी तक नहीं पहुंच पाई, न बन पाई है। जो खाने की चीजें मिलनी चाहिए थी मिड डे मील में वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। सरकार फल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। किसान के गन्ने का भुगतान का तो सरकार बताती है, लेकिन सरकार कभी ये नहीं बताती कि बकाया कितना है। क्या इस बजट में किसानों का अभी तक जो बकाया है पैसा वो मिल जाएगा? सरकारी सहकारी चीनी मिलों का तो सरकार बजट में रखे, लेकिन जो प्राइवेट मिल हैं उनका पैसे का भुगतान कब तक हो जाएगा? इस बजट में समाजवादियों ने सपना देखा था कि हमारे गरीबों की दवाई के साथ साथ इलाज और बिजली भी फ्री होगी। 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था, लेकिन इस सरकार तो लगातार महंगाई बढ़ा रही है। जो राइडिंग क्वालिटी पिछले एक्सप्रेसवे की थी वो एक्सप्रेसवे की क्वालिटी नहीं है। और जहां छुट्टा जानवर गौवंश सेवा की, गाय सेवा की बात कही, वहीं दबाव बना रही है सरकार के लोग भूसा दान दें। कोई सोच सकता है कि जब बजट पेश होना है, बजट में ये चीजें शामिल हों, लेकिन सरकार भूसा तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और भूसा के लिए भी जबरदस्ती दान चाहती है कि लोग दान करें। और इसी दरमियान शिवपाल यादव ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वादों के मुताबिक सरकार ने कामों को पूरा किया है, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम किया गया है। शिवपाल ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी मेहनती और ईमानदार नेता है। शिवपाल ने अखिलेश पर इस दरमियान जमकर निशाना भी साधा, तो चाचा ने भतीजे पर इस दरमियान निशाना साधा। कहा कि अगर साथ होते तो सत्ता में बैठे होते। मैंने कहा कि जैसे मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, मैंने कई बार उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ईमानदार हैं, मेहनती हैं और मेहनत के साथ साथ उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर मैं कहना चाहते हैं कि अकेले उत्तर प्रदेश जिन उन ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं नहीं पहुंचाया जा सकता है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग, उनका भी साथ लेना पड़ेगा। और इन साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं, साथियों मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर ये हमारा साथ ले लेते, विपक्ष ये साथ अगर हमारा ले लेते, तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। सुन लीजिए। तो ये तो उदाहरण इसलिए देना चाहते हैं, इसलिए हम उदाहरण देना चाहते हैं। ये सही है कि मैंने पार्टी बनाई थी, अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते
तो यही वहाँ बैठते, लेकिन नहीं दिया तो उसकी वजह से यहाँ बैठे। वैसे मैं तो वही तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। सीएम योगी विज्ञान पर भरोसा करने वाले नेता है। पीएम मोदी ने कहा है सीएम योगी ने लोगों के अंधविश्वास को तोड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर लोगों के अंधविश्वास को तोड़ा है और जिस तरीके से उन्होंने विकास किया है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। साथियों, मुझे याद है जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो वहां भी कुछ शहरों की पहचान बना दी गई थी कि उस शहर में कोई मुख्यमंत्री जा नहीं सकता है, अगर वहां जाएगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। भाइयों बहनों, मैं डंके की चोट पर वहीं पर जाता था, बार बार जाता था। मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, मैं टेक्नोलॉजी में विश्वास करता हूं। मैं तो आज तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। उनके वो तो संत परंपरा से हैं, सन्यासी परंपरा से हैं। उनके कपड़े और वेशभूषा देख करके कोई भी बात मान लेगा। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, ढिकनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, और वो चले गए और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग तेलंगाना को, उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते हैं। तो वही ज्ञानवापी मामले में अब 30 मई यानी कि सोमवार को जिला जज सुनवाई करेंगे। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू हुई। मुस्लिम पक्ष की ओर से अभयनाथ यादव और मुमताज ने दलीलें पेश की हैं। इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। इसके बाद जिला जज ने 30 मई यानी कि सोमवार की तारीख की सुनवाई के लिए तारीख जो है वो तय कर ली है। कोर्ट रूम में दोनों पक्षों से 36 लोग जो है इस दरमियान मौजूद नजर आए। वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मामला सुनवाई के लायक ही नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि शिवलिंग को लेकर अफवाह फैलाई गई है, यहाँ शिवलिंग है ही नहीं। मुस्लिम पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि अफवाह से व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। तो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज को लेकर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि कल जुम्मा की नमाज है और जुम्मा की नमाज को लेकर मस्जिद के गेट नंबर 4 पर काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। इंडिया न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जो ज्ञानवापी मस्जिद तक पहुंचा। इंडिया न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जो वजू खाने तक पहुंचा। इंडिया न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जो वजू खाने की सुरक्षा को भी देखा। इंडिया न्यूज आपको बताने जा रहा है कि वजू खाने की किस तरीके से सुरक्षा लगाई गई है। इंडिया न्यूज आपको बताने जा रहा है कि वजू खाने में जो दरवाजे हैं उसको किस तरीके से सील किया गया है। इंडिया न्यूज के एकमात्र रिपोर्टर जो वहां तक पहुंचा, पहुंचने के बाद आंखों देखी आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि मस्जिद के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको 25 फीट बाद वजू खाना मिलेगा, और उसी वजू खाने में 16 तारीख को जो कमीशन की टीम गई थी तो वहां पर शिवलिंग मिला, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। और उसको उसके बाद सिक्योरिटी से यानी कि लैस कर दिया गया, उसको कैद कर लिया गया और वहां पर वजू करने की इजाजत नहीं दी गई। आज जुमा का दिन था, नमाज पढ़ने के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। नमाज पढ़ने के लिए लोग जब वहां पहुंचे तो वजू खाने के पास पहुंच रहे थे कि वजू किया जाए। हालांकि वहां पर लगभग 15 सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं उस वजू खाने की हिफाजत के लिए, यानी कि शिवलिंग की हिफाजत के लिए। दूसरी अहम चीज आपको बता दूं कि उस वजू खाने में लगभग 10 दरवाजे हैं और उस दरवाजे को
सील कर दिया गया है। आपको दूसरी अहम चीज बता दें कि वहां पर लोग नमाज पढ़ने के लिए जब गए तो बगल में 2 ड्रम रखे थे, 2-4 बदने थे, जिस बदने में पानी निकाल कर लोग नमाज पढ़ने के लिए वजू पहले बनाए और उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए गए। नमाज पढ़ने के बाद लोग उसी वजू खाने के पास आ रहे थे और उसी वजू खाने और शिवलिंग को देख रहे थे। हालांकि वहां पर सीआरपीएफ के लगभग 15 जवान मौजूद थे जो सभी लोगों को बाहर कर रहे थे कि आप नमाज अगर पढ़ लिए हैं तो बाहर चले जाइए अपने अपने घरों के लिए। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में जो चीज़ चल रहा था, वजू खाने को देखने के बाद नंदी को देखने के लिए जा रहे थे, जो कि नंदी वहाँ से लगभग 30 से 40 फीट जो मस्जिद का परिसर है उसके बाद वहाँ से बगल में है। तो उस नंदी को भी देखने के बाद फिर वजू खाने के पास आते थे और फिर वजू खाने को देखने के बाद नंदी के पास जाते थे। ऐसा उनके मन में था कि क्या नंदी और वजू खाना का जो शिवलिंग मिला है वो बिल्कुल सामने है। ऐसा देखने के लिए लोग परेशान थे। हालांकि हमने भी देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि शिवलिंग जो है वो नंदी के बिल्कुल ठीक सामने है। तो इंडिया न्यूज़ आपको बता रहा है, ये आंखों देखी रिपोर्ट हम बता रहे हैं आपको कि जो वजू खाना है उस वजू खाने में जो 16 मई को जो शिवलिंग मिला है, हिंदू पक्ष जिसका दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग है, बाबा है, और उस बाबा के ठीक सामने जो नंदी बैठी है उस नंदी की लोग दूरी मिला रहे थे। उस लंबी नंदी की जो सामने बिल्कुल जो बाबा विश्वनाथ मौजूद है उसको लोग देख रहे थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार ये विवाद चल रहा था, बाबा का दर्शन हुआ, बाबा का दीदार हुआ और दीदार होने के बाद पहला जुमा पड़ा था और पहले जुमे में भी लोग नमाज पढ़ने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे थे। हम ये पूरे दावा के साथ कह सकते हैं कि मस्जिद में लगभग 3500 की कैपेसिटी है, तो पूरी मस्जिद पूरी खचाखच भरा था नमाजियों को लेकर। लोग नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद वहाँ इमाम साहब ने कहा कि आप सब्र कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और उसके बाद जो न्यायालय का फैसला होगा हम उसका स्वागत करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आज का दिन बेहद खास था, जुमा का दिन था। नमाज पढ़ने के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे थे और इंडिया न्यूज़ के एकमात्र रिपोर्टर मैं खुद जमील अहमद आज नमाज पढ़ने पहुँचा और आंखों देखी आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ। वाराणसी से सूर्या के साथ जमील अहमद, इंडिया न्यूज़। ज्ञानवापी मामले में अब 30 मई यानी कि सोमवार को जिला जज सुनवाई करेंगे। आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है। करीब 2 घंटे तक ये बहस चली है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने हिंदू पक्ष से बात की। क्या कुछ कहना हिंदू पक्ष के लोगों का, आपको सुनाते हैं। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मदन जी, अभी आपके बारे में खबर ये आ रही है कि आपको कोर्ट ने हटा दिया है, यानी कि जो हिंदू पक्ष के आपकी तरफ से आप वकील नहीं, ये बकवास बात है। कहीं भी इसका कोई आधार नहीं है। कोई प्रमाण हो, साक्ष्य तो हमें लोग दिखाएं, या माननीय न्यायालय के आदेश पे कोई निर्गत हुआ हो तो मुझे बताएं या लोगों को बताएं। अफवाह उड़ा देने से किसी की छवि खराब करने का उनका अपना है तरीका होगा। जितेंद्र सिंह बिसेन का भी ये मानना था कि शायद आपको हटाने की उन्होंने बात की थी। कल हमने एक छोटा सा इंटरव्यू उनसे किया तो उन्होंने कहा कि मदन जी को हम हटाना चाहते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मीडिया में वो आकर ओपनली बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपसे मैंने बहुत सी बातें की, कौन सी बात ऐसी है कि जो ओपन हो गई? और 4 पत्रकार तो कोर्ट रूम में हैं, यहाँ पे प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं, तो वो कौन सी बातें ऐसी गोपनीय रही कि जो बाहर हो गई? उससे ज़्यादा तो लोग प्रिंट मीडिया में आ रहे हैं। कौन कह रहा है ऐसी बातें? अगर वो कह रहे हैं तो वो उनका विचार है, वही जाने। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने लिखित तौर पे भी उनको दिया। नहीं, वो कह रहे नहीं, दीजिए उनको। कहाँ से ये खबरें हवा में उड़? अब उड़ने दीजिए। हर चीज़ में विरोधी होते हैं। यदि आप किसी काम को खड़ा करते हैं तो अभी देखिए इसमें कितना हंगामा होता है, देखते जाइए। ये बताइए कि आज की जो सुनवाई हुई लगभग 1 घंटे 35-40 मिनट तक चले, क्या निकल कर आया सामने? कहीं कुछ नहीं हुई। अभी विपक्षी ने लंबी बहस की, उन्हीं की बात हुई है। किस मुद्दे पर लेकर बातचीत हुई? जी, किस मुद्दे पर उन्होंने बात की? विपक्षी ने 7-11 पे ही बहस की और पर्चा नंबर उनका 25 था, उसी पर केंद्रित आज की बहस रही। इसके बाद अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आप लोग की तरफ से एक न्यायालय में बात रखी गई कि जो शिवलिंग वहाँ पर उसके साथ छेड़छाड़ किया गया, चक्री से उसे तोड़ने की कोशिश की गई है। हाँ, वो तो पहले ही कहा गया था, इसमें कौन सी नई बात है? आज भी कुछ ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि वो सुरक्षा की अभिरक्षा में है। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी तरह सिक्योर किया गया है। अच्छा, अगली तारीख 30 तारीख को मुकर्रर की गई है। तो क्या लगता है कि 30 तारीख को फिर विपक्ष यानी कि वादी और प्रतिवादी को बात सुनी जाएगी? नहीं, अभी हमारे विपक्षी ही लंबी बात करेंगे। अभी वो उनकी बड़ी तैयारी है, वो कह रहे थे तो वो करेंगे और करें। उसके बाद तो हमारे पक्ष के द्वारा बातें रखी जाएंगी। वो बार बार कह रहे कि वो शिवलिंग नहीं है, बाकायदा वो कह रहे फुहारा है। आप लोग कह रहे कि वो शिवलिंग है और आप लोग की तरफ से ये भी कहा गया कि आपके अधिवक्ताओं ने कहा कि आप उसे फुहारा ना कहिए बल्कि शिवलिंग कहिए। हाँ, इस विषय में तो निसंदेह। असल बात है यहाँ पे थोड़ा सा और भी उसके सूक्ष्मता में जाए तो
जो इस्लाम है वो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है और उसको फॉलो करने वाले, उसको का अनुशीलन करने वाले वो साकार ब्रह्म यानी सनातन धर्म में साकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। तो वो इसको तय कैसे करेंगे, ये तो हमारे शंकराचार्य करेंगे, वो निर्धारित करेंगे ये क्या। आप भी तो कैसे तय कर सकते कि वो शिवलिंग है? अब तो मामला न्यायालय में है। न्यायालय हमने शिवलिंग कह के माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिया, क्योंकि हम शिव की उपासना करते हैं, इसलिए हम उसके अनुगामी हैं। तो अगली जो तारीख 30 तारीख को मुकर्रर की गई उसमें प्रतिवादी और वादी दोनों अपनी बात रखेंगे। जी जी उसके बाद कुछ होगा नहीं। जी जी। तो ये थे मदन मोहन यादव, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता। हालांकि इनकी तरफ से ये इनके खिलाफ ये खबर चली कि इनको हिंदू पक्ष ने अपने यानी कि वकालत से बाहर कर दिया है, लेकिन इनका साफ कहना है कि ये खबर सिर्फ अफवाह है। हम अभी भी हिंदू पक्ष के साथ में हैं और आगे भी इसी साथ में रहकर काम करेंगे। अविनाश के साथ कैमरामैन जमील। उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।